गुड इवनिंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 9 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल। इससे पहले के लेक्चर में हम अल्कोहल और इपोक्साइड दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल। फिनॉल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लेंगे और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे उसके बनाने की विधियाँ। तो टोटल जो फिनॉल है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो पार्ट ये देखिए आप प्रिपरेशन है, यानी बनाने की विधियाँ, फिनॉल कैसे बनाया जाता है, और दूसरा है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिनॉल की संरचना कैसी होती है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। दो संरचना जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है उसमें से कोई सी भी संरचना आप बना सकते हैं, वो फिनॉल ही कहलाएगी। तो बेंजीन के ऊपर यदि फिनॉल जुड़ा हुआ होता है तो बेंजीन के ऊपर जब OH जुड़ा हुआ होता है तो उसे आप फिनॉल कहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं जो निरंतर विस्थानीकृत होते रहते हैं, डिलोकलाइज होते रहते हैं। डिलोकलाइज क्यों होते रहते हैं? क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन है, संयुग्मन है। संयुग्मन का मतलब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरह की कंडीशन जब होती है तो बंध एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित होते रहते हैं और उसको उस पूरे अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। वही स्थिति यहाँ पर बेंजीन रिंग में भी है। तो ये जो पाई बंध आपको दिख रहे हैं ये निरंतर डिलोकलाइज होते रहते हैं कॉन्जुगेशन के कारण। तीसरी बात आप ध्यान रखिए कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। कार्बोनिक नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कार्बोलिक एसिड। तो इसको कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि इसका नेम कैसे लिखेंगे। देखिए ये तो आपको दिख रहा है कि ये तो फिनॉल है, तो इसी के आधार पर कोई भी यदि कोई दूसरा समूह बेंजीन रिंग पर जुड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे। उदाहरण के तौर पे ये जो आपको हमने मान लीजिए इसको 1 नंबर दिया और ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर का जो एग्जाम्पल है आपके सामने, आप देखें कि एक तो नाइट्रो है बेंजीन रिंग पर और एक है OH। क्योंकि OH प्रायोरिटी समूह में ऊपर आता है, सीनियर है, तो वहीं से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। तो इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रोफिनॉल। क्योंकि सीनियर OH है तो NO2 प्रतिस्थापी के रूप में माना जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रोफिनॉल। या फिर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसको मेटा नाइट्रोफिनॉल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मेटा स्थिति पर है, वो भी अपन क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात ये मान लीजिए ये तीसरा एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें आप देखें ये OH है और उसके पास जुड़ा हुआ है Br। नंबरिंग कहाँ से होगी? OH से 1 और 2, यानी ये हो जाएगा 2 ब्रोमोफिनॉल। या फिर हम इसको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल भी कह सकते हैं क्योंकि 1-2 पोजीशन पे है। तीसरी बात है आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि NO2 4 नंबर पर ही आएगा। तो 1, 2, 3 और 4, यानी इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। या फिर हम इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल भी कह सकते हैं। आपको बच्चों ये स्थिति क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है। बेंजीन ये जो बना हुआ है आपको दिख रहा है, ये बना रहे हैं अपन। किसी भी स्थिति पर यदि यहाँ यानी कोई भी दो स्थिति बिल्कुल पास वाली 1, 2, ये ऐसे भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। यानी आप इन दोनों संरचनाओं में देखें तो जो कोई भी समूह यदि इस पे जुड़ा हुआ है वो दोनों 1-2 पोजीशन पे है। तो 1-2 पोजीशन जो कहलाती है वो कहलाती है ऑर्थो।
वो पूरी रिंग पे कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन पास पास होने चाहिए, बिल्कुल पास पास वाले कार्बन पे, यानी 1-2 पोजीशन पे। दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में ए यहां जुड़ा है और बी यहां जुड़ा है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये हमने बनाया बेंजीन रिंग, ये ए और ये बी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों में आप देखें तो ये दोनों कौन सी पोजीशन पे हैं, 1,3, यानी मेटा पोजीशन। ये कहीं पर भी हो सकता है, आप कहीं से भी नंबर करें। यदि 1-3 की स्थिति आ रही है, यानी एक समूह 1 पे जुड़ा हुआ है और एक समूह तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो वो कहलाता है मेटा। और आखिरी में हम करते हैं पैरा। एग्जाम्पल ये देखिए, मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ये ए और बी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ये ए और ये बी। आप दोनों कंडीशन में देखें, 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। दोनों कंडीशंस में जो बेंजीन के ऊपर समूह लगे हुए हैं ए और बी, वो दोनों 1-4 पोजीशन पे ही हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, 1-4 पोजीशन को कहा जाता है पैरा पोजीशन। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑर्थो मेटा पैरा किस तरीके से करना है। और जब भी आप फिनॉल का नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका यूपीसी नेम लिखेंगे, तो आप ये ध्यान रखें कि उसमें फिनॉल जो है वहां से नंबरिंग शुरू होगी। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि यदि OH से सीनियर कोई समूह आ जाता है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इस तरीके के समूह आते हैं, तो हमें सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर हम कहें एल्डिहाइड से नंबरिंग करनी है, OH से नहीं करनी। यानी नंबरिंग का हिसाब वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जो सीनियर है वहां से नंबरिंग शुरू होगी। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनके कॉमन नाम आपको पता होना चाहिए, और ये अपन जब फिनॉल कंप्लीट करेंगे तो उस दौरान ये सारे कंपाउंड्स आएंगे। जैसे बेंजीन रिंग है, आप देखें ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर OH है और ये CH3 जुड़ा हुआ है। देखिए दोनों पोजीशन क्या है, 1 2। 1 2 को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो, इसलिए इसका जो नेम है उसको हम कहते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। और इसका जो नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे IUPAC, 2 मेथिल फिनॉल, क्योंकि 2 पोजीशन पे होगा, 1 पे OH होगा और 2 पे मेथिल है। सेकेंड एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है। आप यहाँ देखिए 1 2 3, 1-3 पोजीशन है, यानी मेटाक्रिसॉल कहलाएगा। यानी OH कहीं पर भी जुड़ा हुआ हो, अगर उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर CH3 जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्थोक्रिसॉल कहलाता है। अगर 1-3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो वो मेटाक्रिसॉल कहलाता है, और यदि 1-4 पोजीशन पे हो तो वो पैराक्रिसॉल कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे सीधे एक स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए कि ऑर्थो, मेटा या पैरा क्रिसॉल की संरचना बनाइए। यदि इसका नाम हमको लिखना है तो आप 4 मेथिल फिनॉल, इजी है, हम पढ़ चुके हैं। उसी के साथ एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये देखिए नीचे की तरफ 1 2 और ये 3। यदि फिनॉल बेंजीन रिंग पर एक OH जुड़ा हुआ हो तो फिनॉल कहलाता है। यदि 2 OH जुड़े हुए हैं और दोनों OH 1-2 पोजीशन पे हैं, जैसे हम यहाँ देखें तो ये 1 और ये 2, यानी कौन सी स्थिति है, ऑर्थो, इसको कहा जाता है ऑर्थो स्थिति है। और इसको कहा जाता है कैटेकॉल। ये आपके एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली कि कैटेकॉल की स्ट्रक्चर बनाइए, या कैटेकॉल की अभिक्रिया करने पर किसी रिएजेंट से अभिक्रिया करने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो कैटेकॉल का मतलब बेंजीन रिंग पर 2 OH 1-2 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। इसका अगर हम नेम लिखें तो 1,2 बेंजीन डाइओल भी इसका नाम लिख सकते हैं हम। इसके बाद आप देखें एग्जांपल सेकंड,
यदि दो OH 13 पोजीशन पे हैं तो रिसोर्सिनॉल कहलाएगा, और यदि 14 पोजीशन पे हैं तो हाइड्रोक्विनोन कहलाएगा। और ये नेम के नीचे आप देखें लिखे हुए हैं, इस सेकंड नंबर का नाम है 13 बेंजीन डायोल और 14 बेंजीन डायोल इसका नाम है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने किए, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि फिनॉल किस तरीके से होता है, फिनॉल की संरचना क्या होती है, उसमें बॉन्डिंग कैसे है, डिलोकलाइजेशन कैसे होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक जानकारी आपको हो गई। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि नेचुरली जो प्राकृतिक रूप से हमें फिनॉल कहाँ कहाँ मिलता है। तो जैसे अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, उसके अंदर भी उस अमीनो एसिड की अगर आप संरचना देखेंगे टायरोसिन की, तो उसके अंदर एक फिनोलिक पार्ट होगा, यानी CCH5OH का पार्ट उस पूरे टायरोसिन के मॉलिक्यूल में होगा। उसी तरीके से कुछ एग्जांपल आप ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन आगे जाकर के पढ़ेंगे, एग्जाम में भी आ चुका है कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या होता है। तो उसके अंदर भी फिनोलिक पार्ट होता है, उसको मेथिल सैलिसिलेट कहते हैं। इसके बाद कई जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर भी फिनॉल का पार्ट पाया जाता है। तो ये सारे नेचुरली हैं, जो नेचुरली हमें प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं फिनॉल। तो चलिए, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसकी बनाने की विधियां पढ़ लेते हैं। बनाने की जो विधियां हैं उसमें सबसे पहले जो विधि है वो है आपकी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सीधे सीधे रिएक्शन है, आपको ये दे दिया जाएगा और आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो आप ध्यान रखें कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की संरचना क्या है, इस प्रकार से है CCH5N2 और Cl। N2 पर प्लस का चार्ज है, Cl पे माइनस का चार्ज है। जब इसका डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, देखिए डाइल्यूट H2SO4 का काम होता है जल को जोड़ना, सांद्र H2SO4 का काम होता है जल को निकालना। तो यहाँ पर क्या होता है कि डाइल्यूट H2SO4 है तो वो जल को जोड़ेगा, और इसको यदि हीट किया जाता है तो आप देखें कि जल का जो OH पार्ट है वो जाकर के यहाँ पे CCH5OH पे जुड़ जाएगा। ये अब देखें इस तरीके से, और ये H आप यहाँ जोड़ दीजिए। तो आप समझने के लिए कर सकते हैं कि N2 निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, और ये फिनॉल हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। सेकेंड इसकी रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड से। और जो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, आप फिनॉल बना दीजिए, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OH बना दीजिए, और उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देंगे तो वो सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। ये रहा सैलिसिलिक एसिड। आप ध्यान रखें कि अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह CHO यानी एल्डिहाइड होता तो इसका नाम होता सैलिसल्डिहाइड। तो देखिए सेकेंड प्रिपरेशन है सैलिसिलिक अम्ल से। तो जब सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम से होती है, आप ध्यान रखें कि सोडा लाइम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका काम होता है माइनस ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और सोडा लाइम होता है NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, इसको सोडा लाइम कहा जाता है, सोडा लाइम। तो इसकी अभिक्रिया जब सैलिसिलिक एसिड से होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है ये देखिए आप निकल जाता है, और हमें प्राप्त होता है फिनॉल। तीसरा है GR से ग्रिग्नार अभिकर्मक RMGX। ये देखिए RMGX की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो एक इंटरमीडिएट बनेगा CCH5OMgBr। और हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि जब भी RMGX के साथ अभिक्रिया होती है तो अंतिम उत्पाद जो बनता है वो हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है। ये लाइन आप ध्यान रखें। तो देखिए C6H5OMgBr का जब जल अपघटन होता है अम्ल की उपस्थिति में तो H यहाँ जाता है और OH यहाँ जाता है। इसको समझने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा C6H5OH, यानी फिनॉल हमें प्राप्त हो गया और Mg के ऊपर Br ऑलरेडी था और OH जाके जुड़ गया। तो ये प्रोडक्ट हमें फिनॉल जो हमें चाहिए था वो बन जाता है। दूसरा आप देखें, नेक्स्ट है फोर्थ वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शन है जो किसी के नाम से है वो अभिक्रिया एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है कि इसकी क्रियाविधि को समझाइए या फिर ये अभिक्रिया लिखिए। तो फोर्थ जो प्रिपरेशन है फिनॉल की उसको कहा जाता है डाउ प्रोसेस, मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण होता है। तो डाउ विधि में होता क्या है, देखिए आप कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है 623 केल्विन टेम्परेचर पर। 273 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हाई प्रेशर पे अभिक्रिया होती है क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, इसको कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब HCl के साथ होती है तो आप देखें ये H और ये Cl। तो आप अगर इसको समझेंगे, समझने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं C6H5OH और ये NaCl, ये हो गया आपका NaCl, इसको आप हटाएं, ये हो गया NaCl। तो आप देखें कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए फिनॉल वो हमें प्राप्त हो गया। तो ये रिएक्शन क्योंकि बाय नेम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। डाउ विधि में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, और लास्ट में अभिक्रिया में HCl के साथ अभिक्रिया होने पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। फिफ्थ भी आपकी इंपॉर्टेंट है रासेज प्रोसेस या जर्मन विधि भी इसको कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि ये भी बाय नेम है। इसमें होता क्या है, बेंजीन को HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है वायु की उपस्थिति में। ये O2 जो लिखा है इसका मतलब वायु है। तो बेंजीन की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में जब HCl के साथ होती है, जिसमें कैटलिस्ट या तो कॉपर या आयरन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी बेंजीन HCl एयर में से ऑक्सीजन, फिर कैटलिस्ट कॉपर या आयरन, 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। और क्लोरोबेंजीन का जब अब देखें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है किसकी उपस्थिति में, सिलिकॉन की उपस्थिति में 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए जल अपघटन होगा तो ये बनेगा OH और ये H। तो जो जल H2O है उसका हाइड्रोजन Cl पे जाएगा और हमें प्राप्त होगा HCl, और नेक्स्ट होगा आपका प्रोडक्ट फिनॉल जो हमें चाहिए। तो ये 4-5 विधियां हैं जिसमें से डाउ विधि, रासेज प्रोसेस और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया है वो आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो एक नजर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सिक्स्थ है क्यूमीन से। सबसे पहले हम देखें क्यूमीन बनता कैसे है। क्यूमीन बनाने के लिए सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन से होती है। H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है, तो ये बनता है आपका क्यूमीन। यानी क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर बेंजीन रिंग बना लीजिए, उसके ऊपर एक कार्बन बनाइए, उस कार्बन पर आप 2 मैथिल समूह जोड़ दीजिए और एक को आप हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। तो देखिए ये फेनिल समूह है, उसके ऊपर एक कार्बन, ये उस कार्बन के ऊपर आप 2 CH3 जोड़ दिया आपने और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये बनता है क्यूमीन। तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, देखिए आपकी क्यूमीन की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। वायु की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है 95 डिग्री सेल्सियस से,
135 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका ये पर ऑक्साइड बनता है। देखिए आप, ये पर ऑक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और जब इस पर ऑक्साइड का जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हमें फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होता है। तो आप देखें कि क्यूमीन, सबसे पहले क्यूमीन कैसे बना, बेंजीन की अभिक्रिया प्रोपीन से हुई, हाई टेम्परेचर प्रेशर H3PO4 की उपस्थिति में, तो क्यूमीन बनता है। क्यूमीन एयर की प्रेजेंस में जब उसको 95 to 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो हमें पर ऑक्साइड मिलता है। देखिए ये पर ऑक्साइड है। और इस पर ऑक्साइड का जब जल अपघटन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो हमें फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया भी आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी क्रियाविधि आपको करनी है। ये जो पूरा जो आपको स्क्रीन पर अभिक्रिया दिख रही है, ये 2 पदों में होती है, या फिर हम कहें इसके पूरा जो क्रियाविधि है उसमें एक तो क्रियाविधि होगी मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, और उसके बाद का जो है वो आयनिक मैकेनिज्म होगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ही अभिक्रिया में फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि भी होगी और उसके बाद उसी के अंदर आयनिक विधि भी होगी। तो ये हम इसकी क्रियाविधि कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, अच्छे से आप देख लें इसको। कुछ बनाने की विधियां हैं, थोड़ा बेसिक देख लें, किताब में और कोई प्रिपरेशन हो तो उसको भी आप देख लें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।